अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और आज पाकिस्तान सुपर लीग में ब्रेक था और ब्रेक इसलिए था कि तमाम टीमें अब फाइनल हो चुकी हैं, यानी कि प्लेऑफ मरहला उसका आगाज हो गया है और टॉप 4 टीमें सामने आ चुकी हैं। और आज कोई मैच नहीं था और इससे पहले जो मैचेस हुए उन मैचेस के नतीजा में पेशावर ज़ल्मी का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा, मुल्तान सुल्तान्स का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा और अब एक और तगड़ा मार्का शुरू हो रहा है, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। ये तमाम टीमें होंगी अब मद्दे मुकाबिल। देखते हैं कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रेंथ रखती है और आने वाले दिनों में जो मैचेस हैं, जो तगड़े मुकाबले हैं, इनमें कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। और अब तक के जितने मैचेस हुए हैं इनका अगर जायजा लिया जाए, कौन सी टीम के पास कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और कौन सी टीम के पास कौन से बॉलर्स हैं, कैसे बॉलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, टॉप स्कोरर की बात करेंगे, टॉप विकेट टेकर की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 अपने आखिरी मराहिल की तरफ है और अपने सफर को अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा रही है। तो पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट पर भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज है और बांग्लादेश सीरीज को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसले कर रहा है। और सीरीज के मामला तो आज तय पा गए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन साथ में स्क्वाड की बात है, सिलेक्शन की बात है। ये बहुत हमेशा ही बहुत अहम बात होती है पाकिस्तान के अंदर और इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में एक बड़ा नाम है मोहित शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। कैसे सर आप? थैंक यू जी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बहराम काजी। बहराम बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, PSL पर, उनसे वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से दावत देने का। थैंक यू। अच्छा, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, तो इसमें सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज का जो आगाज़ है हम वो टॉप्स जो हमारे पास टॉप स्कोरर हैं उनसे किया जाए, क्योंकि आगे बांग्लादेश सीरीज़ है तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन है जिसने परफॉर्म किया है और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से क्या अब अगर उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद हैं तो वो खुल सकते हैं। इनमें देखा जाए तो साहबजादा फरहान हमें टॉप पर नजर आ रहे हैं, 394 रन हैं उनके। और बाकी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो फ़खर जमान तीसरे नंबर पर हैं, 369 रन हैं उनके। रिजवान उनकी टीम आउट हो चुकी है लेकिन वो 367 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं। और हसन नवाज 10 मैचेस में 317 रन किए हैं, 5वें नंबर पर मौजूद हैं। यहीं से डिबेट का आगाज करते हैं। मोहित शाह साहब, सर जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो अभी तक साहबजादा फरहान ये वो लड़का है जिसको किसी ने पिक नहीं किया था, आपको पता है। ये इंटरेस्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि ये शायद मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी गुड लक थी कि एक पिक उसकी रहती तो और उसने उसको पिक कर लिया और आज वो लड़का टॉप स्कोरर है। सर इस लड़के के लिए इसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे खुल रहे हैं? देखिए इट वाज सॉर्ट ऑफ आफ्टर थॉट फॉर यूनाइटेड, क्योंकि जब पिक करना होता है ना किसी प्लेयर को, जब आपको कोई इंप्रेस करता है तो उसको स्ट्रेट अवे आप पिक करते हैं। नहीं किया, सप्लीमेंट्री था और बाद में इसको इंडक्ट किया, लेकिन चले फिर भी इसको खेलना जरूर चाहिए था। देखें ऐसे प्लेयर को अगर आप साइड लाइन कर देते हैं जो आपकी नेशनल T20 का स्टार हो, जो नेशनल T20 में एक जो नेशनल T20 मुल्की लेवल पे होती है, उसमें आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस थी और सेंचुरीज की है, अराउंड 3 सेंचुरियां। जी जी जी। तो फिर आप अगर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और आपकी इतनी बड़ी लीग हो रही है, एक इतनी बड़ी आपकी PSL का नाम है, उसमें ऐसा प्लेयर इंडक्ट नहीं होगा, स्ट्रेट अवे नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, अब वो बात तो वही है ना, स्ट्रेट अवे तो इंडक्ट नहीं हुआ, बाद में आया, तो इसको पहले ही पिक कर देना चाहिए था। और खुशकिस्मती है मैं कहता हूँ यूनाइटेड की कि फाइनली उन्होंने पिक किया और पिक करके उसने दिखाया कि मेरा पहले मैच से जी पहले मैच से दिखाया और जिस तरह लेके चला पूरी यूनाइटेड को। देखिए जो टॉप ऑर्डर होता है खासकर T20 में, उसकी कंट्रीब्यूशन अगर आ जाए उस टीम के लिए तो वो फिर मेरा ख्याल है वो टीम पीछे नहीं देखती। और एग्जैक्टली ये हुआ कि जो सक्सेस थी इनिशियल स्टेजेस पे यूनाइटेड की, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ सबजादा। और सबजादा की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, उसने एज एन ओपनर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की कि वो उनको वो वाली एक जो होता है ना डर होता है कि जी शायद हमें अच्छा आगाज ना मिले, पावर प्ले में हम स्कोर ना कर सकें, वो सारी चीजें उनकी साइडलाइन हो गई और बहुत अच्छा आगाज देकर पांचों के पांचों मैच पहले उसने उसका एक बहुत बड़ा रोल था उसके जीतने में। और जब साहबजादा फरहान खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिस मैच में वो परफॉर्म करते हैं बहराम, उस मैच में बिल्कुल एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक डिफरेंट ही पिक्चर पेश करती है जिसमें साहबजादा फरहान अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं।
कितना अहम था साहबजादा फरहान का इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करना, या फिर साहबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ना होते, क्या फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऐसी परफॉर्मेंस होती? देखिए जी, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर पावर प्ले को कैपिटलाइज करना बड़ा जरूरी काम होता है। हाँ। और साहिबजादा फरहान की जो सारी परफॉर्मेंसेज आई हैं उन्होंने उन सारी मैचेस के अंदर पावर प्ले में स्कोर करके दिखाया है। अब दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली ये सप्लीमेंट्री पिक थे, ओरिजिनली ड्राफ्ट नहीं हुए थे। हम जो स्पोर्ट्स पे लोग काम करते हैं वो आर्क्स ढूंढते हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त आर्क है यार, कि हनीफ मोहम्मद कैप के होल्डर वो एक ऐसे बैटर है जो ड्राफ्ट ही नहीं हुए थे। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट बैटर है, इनकी कुछ वीकनेसेस है, शॉर्ट वीकनेस है, एक्सप्रेस पे के खिलाफ वीकनेस है, मगर इन पिचेस को अच्छी तरह समझते हैं। और कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे कि नेशनल T20 कप का ना क्वालिटी ऑफ कंपटीशन लो है। यार उनके जो 300 थे ना, उनमें से एक 160 प्लस है, एक 148 है, मतलब कि वो कंप्लीटली किल कर रहे हैं उस क्वालिटी ऑफ कंपटीशन को। तो उनकी डेफिनेटली जगह बनती थी। नहीं, ये आर्गुमेंट PSL तो में। तब हम जायजा लेना शाह साहब जी के जब बाकी प्लेयर्स जो हैं वो आप कहीं और से पिक करके लेके आते हैं, देखिए, मैं- सब वहीं से गुजर कर आएंगे तो फिर नहीं, उसके लिए आप वो बात different चीज़ दुरुस्त नहीं है, करते। मगर मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप देखें ना कि वो कितना बेहतर परफॉर्म किए हैं उस क्वालिटी कंपटीशन में। इसका मतलब है कि PSL में तो वो डिजर्व करते हैं। बाकी मैंने जो नोट किया साहिबजादा के बारे में, जी, जी। उन्होंने स्पिन को ऑब्लिटरेट किया है, स्पिन बॉलिंग को बख्शते नहीं है, लोग स्पिनर लगाते ही नहीं है उनके सामने फॉर इंस्टेंस। फिर वो पंची क्रिकेटर हैं, बैकफुट पे पंच अच्छे मारते हैं, ड्राइव्स उनकी अच्छी हैं और वो लॉफ्ट्स भी अच्छे मार जाते हैं। हमने कुछ उनसे अनऑर्थोडॉक्सी भी देखी है, कई टाइमों पे उन्होंने रैंप भी ट्राई किया है। और जिस तरह वो पावर प्ले को कैपिटलाइज करते आ रहे हैं और जो फ्रीडम उनको इस्लामाबाद के ड्रेसिंग रूम से मिली है, मेरे हिसाब से ही हैज डन इनफ इन दिस PSL कि अब सबकी कोई ना कोई जाती चॉइस होगी कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए। मेरी जाती चॉइस है फखर और साइम, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो स्क्वाड में जगह नहीं बनाते। मेरी तरफ से साहिबजादा फरहान इज डन इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 स्क्वाड। जी शाह साहब आप कुछ कहना? इन्होंने एक बात ठीक की कि शेयर पेस के खिलाफ थोड़ा उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आप जब T20 की बात करते हैं ना, तो इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं होती पेस के लिए पिचेस। आप पूरे वर्ल्ड में देखें, साथ ही हमारा IPL हो रहा है, आप उसको देखें या किसी और लीग को देखें, जो T20 के ज्यादातर जो विकेट्स होती हैं, बहुत कम आपको ऐसा मिलता है। वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में ऐसे चांसेस आते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा टिल्टेड टुवर्ड्स द फास्ट बॉलिंग, यूजुअली इतना नहीं होता। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि ये आइडियल बहुत सूट करते हैं फॉर दिस शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम। सबजादा फरहान ने जिस तरह अपने आप को एडजस्ट किया है फॉर T20 क्रिकेट, मेरा ख्याल है वो अब इजी पिक है और उनको पिक करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस तरह की मैं बात करता हूं कि जाहिर है अब कौन है आपका हेड कोच, कौन है हेड कोच भी वही है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा कि अब सबजादा फरहान के लिए कोई प्रॉब्लम हो टीम में आने के लिए, नेशनल टीम में का एक परमानेंट, अगर परमानेंट ऐसा तो तब हम कहेंगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन उसमें है नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में। जी हाँ, मतलब जेल होने के लिए तो कोई मसला नहीं है उनको पिक करने के लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनकी अब उनका आगे रोल क्या होगा, क्या वेदर ही वुड बी इन अ पोजीशन टू सीमेंट हिज प्लेस इन द पाकिस्तान टीम, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि सब ज्यादा फरहान पहले आए थे, खेल के फिर निकल गए, क्या वही इनका वो तो नहीं आएगा कि अब इनको थोड़ी मेहनत भी करनी है, अब इनको अपने आप को मनवाना भी है, और जिस तरह ये PSL में खेले इस तरह इनको आगे पाकिस्तान के लिए भी खेल के दिखाना है कि ही इज सूटेबल एंड ही इज अ वर्दी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन में उनका जो पोटेंशियल है, जो हमें नजर आया PSL में, वो पोटेंशियल वो दे सकते हैं फॉर द नेशनल टीम। तो ये सब सिर्फ देखने वाली बात है। एक शाह साहब ने अच्छी बात की है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना नहीं है T20 का, ठीक है। वो होना है मोस्ट प्रोबब्ली पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में ही स्केड्यूल होंगे, ठीक है। सो दोस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस डू सूट हिम, प्लस ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। एक जो बहुत बड़ी ग्लेयरिंग वीकनेस मुझे ओवरऑल नजर आती है उनकी फील्डिंग है, एंड ही रियली नीड्स टू इंप्रूव हिज फील्डिंग। बाकी ही सीम्स टू बी अ टीम प्लेयर और मेरे ख्याल से स्क्वाड में तो पक्की जगह बनाते हैं और बड़ी एफर्ट करके आए हैं यार, मेहनती लड़के लगते हैं। सो अगर अभी ऐसा नहीं करें तो मेरे ख्याल में अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी आप साहबजादा फरहान को अगेंस्ट बांग्लादेश नहीं लेते तो मेरे ख्याल में आप यंगस्टर को कोई ऐसा मैसेज नहीं देंगे जो हौसला अफजा हो। आप उनको मायूस करेंगे, ये आप मैसेज डिलीवर करेंगे कि आप जितना भी परफॉर्म करें हम आपको इस परफॉर्मेंस की बेस पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आप मायूसी फैलाएंगे। सो आपको आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो परफॉर्मर हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मोहित शाह साहब साथ में फ़खर जमान की भी कुछ बात करते हैं, उन्होंने भी रन्स किए हैं 369, यानी कि 369 रन्स हैं उनके। इंजर्ड हुए और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को नुकसान हुआ उनका। कैसा PSL चल रहा है उनका आपके ख्याल में? रन्स तो अच्छे किए। पोटेंशियल वाइज तो कोई आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते ना कि फ़खर जमान किसी से पीछे है। आप बेशक मैं कहता हूँ इवन वर्ल्ड क्रिकेट में आप देख लें तो ही इज अमंग द बेस्ट हिटर इन करंट सिनेरियो और करंट जो ऑनगोइंग
तकरीबन जो मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ और इवन वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि आप सारे जो प्लेयर हैं, टॉप के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के देखें, इंडिया के देखें, तो वो टॉप की फहरिस्त में, वो उस लिस्ट में आते हैं जिस लिस्ट में मेरा ख्याल एक अच्छे प्लेयर को आना चाहिए। उसका ही वो हिस्सा है फखर जमान। हाँ, ये जरूर होती है कि कभी किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं होती या इंजरी की वजह से उसकी फॉर्म डाउन हो जाती है। देखिए, हमने बहुत देखा, मैं तो मेरे डिकेड्स हो गए इस प्रोफेशन में, मैं फॉलो करता हूं, बहुत दफा मैंने देखा है कि प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन वो इंजरी को कवर अप करने के लिए वो कहता है मैं फिट हूं। जब वो ये कहता है तो उसकी परफॉर्मेंस उस पर अफेक्ट करती है। क्योंकि जब मैं फील करता हूं कि ऐसे क्लास का प्लेयर जब तक 100% फिट ना हो, उसको नहीं आना चाहिए, थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, पीछे हो जाना चाहिए कि जी मैं जब फिट होऊंगा, मेरी ये इंजरी है, एंकल की इंजरी है, मेरी कोई नी का प्रॉब्लम है, मेरी कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है जो मुझे इजी मूव करने नहीं दे रहा। ये एग्जैक्टली ये बात शादाब खान के साथ हुई। वो अभी तक रिकवर नहीं कर सके, अभी तक वो अपना जगह नहीं बना सके टीम में। उसकी मेन रीजन थी कि वो इंजरी में ही खेलते रहे। उनको वो नहीं करना चाहिए था, जो इंजरी में वो खेलते रहे, पाकिस्तान टीम का पार्ट बने। आप 100% फिट नहीं है, 100% आप देखें, तो वो आप अपने अवेलेबिलिटी शो ना करें और अपने साथ जाती है, आपकी क्लास के साथ जाती है, जिस क्लास के। अच्छा शाह साहब, एक और भी तो मसला, आप कई दिहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट को, इस स्पोर्ट्स को आप कवर करते आ रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स आपने किए, पाकिस्तान से बाहर किए, ओलंपिक्स आपने किए, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट में ये भी तो मसला चल रहा है ना, कुछ सालों से हमारे फिटनेस टेस्ट भी नहीं हो रहे, यानी कि आप मामला उस तरफ लेकर चले गए हैं। तो यहाँ कुछ सालों से हमारे वो उस लेवल के फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे। मेरे ख्याल में 3, 4, 5 साल से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, वरना उससे पहले हमारे फिटनेस टेस्ट एक ऐसा टाइम आया था बहुत ज़्यादा रेगुलर होते थे। नहीं, अभी 3-4 महीने में ये शुरू हो गया फिटनेस टेस्ट दोबारा। अच्छा। लेकिन उससे पहले 2 साल फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि थोड़ा सा एक जो मैं सीनियर प्लेयर है ना, उन्होंने अपना एक ग्रुप सा बना लिया था, कोई वो मामला उस तरफ जाने नहीं दे रहे थे, उस तरफ जाने नहीं दे रहे थे। ढकी छुपी बात नहीं है इसमें कोई भी, सबको पता है कि मैं, आपको पता है, साथ ही था टीम के जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमें क्या हुआ या उसमें हमसे क्या गलतियां हुई, क्या कोताहियां हुई, किस किस को हम कवर देते रहे कि यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। उसकी वजह से आपने एक मतलब है डिसीजन कर दिया जी कि फिटनेस टेस्ट नहीं होने चाहिए। तो वो फिटनेस टेस्ट इसलिए नहीं हुए कि कुछ प्लेयर को बचाना था। तो वो बचाने से, और इतना पावरफुल था कि पाकिस्तान बचाने से क्या हुआ है, उस बचाने से क्या हुआ है कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस थी वर्ल्ड कप में, वो वहीं फर्स्ट राउंड में ज़ाहिर है जब बेहराम इंजर्ड प्लेयर्स को आप खिलाएंगे तो फिर टूर्नामेंट के दौरान आपको नुकसान उठाना पड़ता है ना। देखें, इमाद भी इंजर्ड थे उस टूर्नामेंट में, अगर आपको याद हो, ठीक है। एंड जरूर इस तरह की बातें काफी सुनी है। शदाब है स्ट्रगल विद इंजरी और ग्रोइन का मसला रहता है। फखर भी यार, अगर आप देखें 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ज्यादा तो इंजर्ड रहे हैं। ऑफ कोर्स ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, उम्र भी ज्यादा होती जा रही है, मगर अगर आप एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर्स के नजरिए से सारे पाकिस्तान में टैलेंट पूल को देखे तो फखर जमान से ऊपर मुझे कोई खास बंदा नजर आ नहीं रहा। और शायद आप ये भी कह सकते हैं एक बड़ी इनजस्टिस है कि फखर ने बहुत कम ओपन किए पाकिस्तान के लिए। T20 फॉर्मेट में पावर प्ले का फायदा उन्होंने उस तरह नहीं उठाया, जबकि मैंने इनके ऊपर डेटा एनालिसिस किया था। ये जब 3-4 इस तरह आ रहे थे, जब इनका एंट्री पॉइंट पावर प्ले में था ना, जब इनकी बारी वहां आती थी, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो ये थोड़ा सा रॉब भी किया फखर जमान को। बाकी उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। लाहौर कलंदर्स यार जैसी भी टीम खिलाए, जिस दिन उनके फखर शाहीन चल जाएं 2, और चलो राउफ को भी साथ डाल दो, मगर वो उसकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर यही 2 चल जाए वो मैच जीत जाते हैं। अभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कराची को लाहौर हरा सकती है, मैंने कहा अगर फखर शाहीन चल गए तो क्यों नहीं हरा सकती। सो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्स फैक्टर प्लेयर, बिग मैच प्लेयर भी है, बड़े मौके पे आकर स्कोर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंजरी ने बहुत उनका करियर रिसेंटली मार कर दिया। बहुत बड़ा एक हादसा था पाकिस्तान के लिए जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर हो गए, और बड़ी फ्रीक इंजरी थी, जिस तरह फील्डिंग करते हुए उनकी हो गई। बट आई फील कि जितना भी उनका टाइम रह गया ना, एटलीस्ट उनको प्लान्स में रखना चाहिए। वाइट बॉल के 2 आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं, अगर फखर जमान फॉर्म और फिटनेस अपनी रख गए इस टाइम तक, तो वो बहुत ही एक की प्लेयर होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत की प्लेयर होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, देखें और कंट्रीज क्या करती हैं। आप अपने जो एस प्लेयर होता है ना, या ऐसा प्लेयर होता है जिसको आपसे उससे उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत ज्यादा आपको होती हैं, तो उसको इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता कि आप उसको हर मैच खिला दें, आप उसको हर सीरीज खिला दें। अब आपके पास ये आफ्टर दिस PSL 10 आपके पास इतना ज्यादा स्टफ आ गया है
कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब है, इतनी ज्यादा अच्छे प्लेयर आपके पास आ गए हैं, खासकर टॉप ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा रेस्ट भी देके दूसरों को भी खिला सकते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली जब बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ आपने जी जी जी, सीरीज तो होती है। उसमें बड़ा फायदा हो सकता है कि अगर हम उनको सही यूटिलाइज करें। इनका मसला पता है क्या है, ये कम्युनिकेशन। मेरा मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से और साथ में बांग्लादेश सीरीज को लेकर और पीएसएल को लेकर, फिर आगे पीएसएल के जो बड़े टाकरे होने जा रहे हैं उस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और उसके जो अच्छे परफॉर्मर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन पर बात कर रहे हैं। बैटर्स की बात कर रहे हैं और बैटर्स की बात करें तो हसन नवाज की बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये डिबेट मुकम्मल नहीं होती है। हमारे साथ मोहित शाह साहब और बहराम काजी मौजूद हैं। मोहित शाह साहब, जब हम बात करते हैं बैटर्स की तो हसन नवाज आए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 100 किया न्यूजीलैंड में, फिर बाकी कुछ मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। पीएसएल कैसा चल रहा है उनका और ये कैसा टैलेंट है पाकिस्तान के लिए? देखिए, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह ने उन्होंने लगातार कोयटा के लिए 2 मैचेस जीते और ऐसी जगह से जीते जब आपको लास्ट 3 ओवर में 42 अराउंड रन चाहिए थे, जी जी। तो उन्होंने किस तरह जबरदस्त हिटिंग की है, ये खासा इस यंगस्टर का, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मैच को फिनिश करना जानते हैं और वो उन्होंने प्रूव किया, न्यूजीलैंड में प्रूव किया, न्यूजीलैंड में जाके, और आज मतलब अब कॉन्फिडेंस उनमें इतना आ गया है वो कोशिश करते हैं हर मैच को जब वो हो क्रीज में तो फिनिश किया जाए। थोड़ी सी हिस्ट्री में जरूर बताऊंगा कि उस जिनको नहीं पता हसन नवाज के बारे में, और शायद थोड़ा सा जिनको थोड़ा सा मतलब है कि जानना चाहते हैं और उनको नहीं पता किस क्लब से शुरू किया। ये 13 साल के थे तो इधर G10 में क्लब है हमारा इस्लामाबाद में, G10 G11 इस एरिया का, उसको लैशिंग क्रिकेट क्लब कहते हैं। ठीक है। वो वहां पे आए, इनको कोई क्लब नहीं खिला रहा था इनको, ये लिया से सदन पंजाब से ही आए, तो उन्होंने कहा जी मुझे खिलाएं। तो शुरू में तो बिल्कुल ही बच्चे थे, इनको 1-2 साल इन्होंने खेला, मतलब वो इनका नहीं नजर आया, जो कभी इनको खिलाते कभी ना खिलाते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है कि इनकी 15-16 साल के थे, एक क्लब के खिलाफ इन्होंने 178 किया था। 178? जी जी जी। और उसमें ये नजर आ गए थे कि इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है। फिर लेशिंग में होते हुए ये नेशनल अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इस्लामाबाद रीजन की तरफ से ये नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप खेला और उसमें 1-2 इसने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन इतना पता लग गया था कि ये प्लेयर बनने वाला है, अगर इसको ट्रेन किया जाए, अच्छा कोच मिले, कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप हो इसका, क्योंकि एक गांव के एक ऐसे एरिया से आया था जहां कॉन्फिडेंस आप में नहीं होता। और फिर पाकिस्तान में गांव से क्रिकेट आती है, कुछ इलाकों से आती है, बड़े अच्छे वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मौके होते हैं चीजें, लेकिन लैया में कुछ ऐसा था नहीं। फिर वापस चला गया, 1-1.5 साल इसने लैया में गुजारा और लैया से जब वापस आया तो लकी स्टार या कोई और इसने क्लब फिर ज्वाइन कर लिया। लेकिन पहले 4 साल इस्लामाबाद से इसने आगाज, जी पहले 4 साल ये लैशिंग्स की तरफ से, अंडर 19 भी जब इस्लामाबाद की तरफ से खेला तो लैशिंग की स्ट्रेंथ पे ये अंडर 19 भी खेला। बहराम, कैसा टैलेंट है? शुरू में काफ़ी तनकीद भी हुई जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, आपको याद है कि 100 किया और उसके बाद फिर 0 तो ऐसे लगता था कि या तो ये स्कोर करेंगे ही नहीं, करेंगे तो 100 करेंगे वरना ये 0 करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, डक 100 राइट। बट देखें, एक तो मैं उनकी कप्तान सलमान अली आगा और मैनेजमेंट को दाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने फेथ रखा, आपने कहा कि नहीं ये आप तीसरा मैच भी जाकर खेलोगे। मैंने जो नोट किया ना हसन नवाज गेम के बारे में, उनकी पुल बहुत पक्की है और मैंने कम लोगों को इतना स्ट्रांग देखा पुल। इमरान नजीर के बाद मुझे लगता है कि ऐसे तो कामरान अकमल की भी अच्छी पुल थी अगर आप सोचें, बट इमरान नजीर डिफरेंट पिक्चर थे। इंजी की पुल बड़ी अच्छी थी, बट अगर आप देखें ना, फखर और खुशदिल जरा एक हैक सा मारते हैं, उनकी जरा मोस ही है, वो कन्वेंशनल पुल नहीं है। अगर आप कन्वेंशनल पुल की माने तो वैसे तो फरहान की बुरी नहीं है, मगर हसन नवाज की बहुत पक्की पुल है। ऊपर से ही इज अ पावर हिटर, वो हवा में गेंद अच्छा खेलते हैं, ठीक है। बाकी आपने नोटिस किया होगा कि वो नंबर 4 पे खेल कर गए हैं सारे नॉक्स, ठीक है। वो उनका ट्रेडिशनली स्पॉट नहीं है, इज अ टॉप ऑर्डर बैटर। मगर मैंने ये नोट किया था ईडन पार्क वाली इनिंग्स में 100 जब उन्होंने किया था कि इनकी स्पिन के खिलाफ गेम अच्छी है। अब मुझे ये नहीं पता कि जब बॉल बहुत टर्न हो रहा होता है तब कैसा फेयर करते हैं, मगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स पे स्पिन को बहुत अच्छा खेल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मिडिल ऑर्डर में जो जगह काफी अच्छी रही है। बाकी अगर आप लास्ट 3 नॉक्स देखिए, अनबीटन 67 टीम को जिताया, उससे पहले 45 बॉल्स में 100 मारा, उससे पहले वो अनबीटन 64 मारा जो बड़े क्रंच मोमेंट में जिताया। थोड़ी किस्मत भी चली, आखिरी ओवर में आप कह ले कि हसन नवाज कोई कैच पकड़ नहीं पाता फिलहाल तो यही लग रहा है, वो कीपर हो या फील्डर हो, बट इसमें हसन नवाज की तो कोई गलती नहीं है। ही हैज रियली रेज्ड अ लॉट ऑफ आईब्रोज और सबको नजर आ रहा है कि इनमें क्लियरली टैलेंट तो है। अब किस तरह वो नर्चर होते हैं, किस तरह इसको आगे लेकर चलते हैं, ये तो सब देखना पड़ेगा। देखें,
टेक्निक में फ्लॉज जरूर होंगी, मगर टी20 लेकिन वो वक्त के साथ साथ ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी साथ साथ चाहिए ना कि उसको उस पे इन्वेस्ट करे, उसको ग्रूम करे, जो चीजें हैं मगर उसको develop करे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेक्निकल फ्लॉज इस फॉर्मेट में उतने मैटर नहीं करते। अगर आप हिट कर पा रहे हो, T20 में effective हो, especially। ठीक है, बट अब उनके लिए, मेरे लिए जो नजर में चैलेंज है ना, वो ये है कि ठीक है यार, ईडन पार्क फ्लैट डेक छोटा ग्राउंड, रावलपिंडी फ्लैट डेक छोटा ग्राउंड, अब मुझे जरा कोई और कंडीशन में भी स्कोर करके दिखाएं। ही इज यंग, ऑब्वियसली पूरी जिंदगी की क्रिकेट आगे पड़ी हुई है उनकी, अभी तो बहुत वो उनके इन्फेंसी में। देखिए इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्या वो अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं फ्रॉम T20 क्रिकेट टू वनडे क्रिकेटर या फिर टेस्ट क्रिकेटर? देखिए अगर आप में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल आप है, cricketer है ना, तो professional। फिर आपको सारों फॉर्मेट्स के तीनों लिए अपने formats आप को तैयार करना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, एक सवाल मेरा ले लें, उस फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। साइम अयूब टॉप फॉर्म में मुझे नजर नहीं आ रहे, वो भी इंजर्ड थे, वापस आए, उनके साथ क्या चल रहा है? मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा बिल्कुल स्पेस टाइम देना चाहिए। स्पेस दें, क्योंकि देखिए एक इतनी सीरियस इंजरी से एक अगर प्लेयर वापस आता यंगस्टर है अभी बिल्कुल तो और उसका कॉन्फिडेंस शटर हुआ होता है। ये नहीं कहें आपके वो फौरन ही आके वही परफॉर्मेंस देगा जो सैम पहले था और साउथ अफ्रीका में जाके उसने दिखाई। उसको थोड़ा टाइम दें, उसको थोड़ा टाइम दें तो वो वही सैम अयूब होगा जो आपको पहले नजर आता था, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको गेन करने दें। देखिए उनकी सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है, वो दिखा चुके हैं हमें कितनी हाई सीलिंग है उनकी। और ऊपर से आप ये भी याद रखें कि साइम अयूब आपको कुछ ओवर भी देते हैं। आपकी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो गया था क्योंकि साइम अयूब के ओवर भी चले गए थे आपके बिल्कुल पास। ऐसे ही है। सो आई फील कि पाकिस्तान नीड टू कीप द फेथ इन साइम, और साइम और फखर मुझे एक ऐसी जोड़ी नजर आती है जो बहुत ज्यादा लॉरेल्स लाकर दे सकती है पाकिस्तान को, जब तक आई गेस फखर फिट है। बट इनको एक पीएसएल की परफॉर्मेंस पे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यू स्टिक विद साइम अयूब, यू बैक हिम, क्योंकि ये जनरेशनल और टैलेंट। पहले भी ऐसे हुआ ना, जब वो आया था तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा साइन अब दे रहा है कि आप लड़कों को मौके दे रहा है। ये नहीं है कि आप एक चांस दें और उसके बाद ड्रॉप करें, बल्कि जैसे हसन नवाज को टाइम दिया, फिर इसी तरह से साइम को भी काफी ज्यादा टाइम दिया और फिर उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो अब भी ऐसा ही करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बॉलर्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जीत की सोच में खुशामदीद। अभी हम बात करेंगे बॉलर्स की कि पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, इन मैचेस में कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और टॉप 5 बॉलर्स आपके सामने रखते हैं। इनमें पाकिस्तानी बॉलर्स कितने शामिल हैं, और ये पाकिस्तानी बॉलर्स जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या इससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, और इसके बाद इन फ्यूचर ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, इस पर बात करते हैं। सबसे टॉप पर इस वक्त अब्बास अफरीदी हैं, 10 इनिंग हैं और 17 विकेटें हैं। अबरार अहमद ने 10 मैचेस में 15 विकेटें हासिल की हैं, और इसी तरह से पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर हसन अली हैं, 15 विकेटें हैं इनकी, और फ़हीम अशरफ 10 मैचेस में 14 विकेटें हैं। जी मोहित शाह साहब, जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो तकरीबन टॉप 5 में सिर्फ होल्डर एक ऐसा बॉलर है जो तीसरे नंबर पर है, यानी कि जो पाकिस्तानी नहीं है। बाकी सारे बॉलर्स पाकिस्तानी हैं टॉप 5 में। इसमें जो मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ वो एक तो ये है कि अब्बास अफरीदी के हवाले से, और दूसरा ये है कि फ़हीम अशरफ और हसन अली, यानी कि ये दो ऐसे हैं जिन पर तनकीद हुई। एक तो ड्रॉप हो गया, एक ऐसा था जो वापस आया चैंपियंस ट्रॉफी में, फ़हीम अशरफ, बहुत सारी तनकीद हुई, मैंने भी बात की अपने शोज़ में कि ये कहाँ से आ गए, लेकिन ये लड़के साबित कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ इन्होंने इंप्रूव किया। देखिए मुझे भी, मैं कहता हूँ जितना हसन अली ने इम्प्रेस किया खासकर इस PSL में, मुझे नहीं लगता था कि ये शायद ये वापसी का वो सफ़र जो कि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्लेयर के लिए जिसने बड़ा प्राइम देखा हो, और फिर उसकी वो पेस ना रही हो, फिर उसकी वो एबिलिटी ना रही हो, और फिर वहाँ से नीचे से फिर उठ के आना और फिर इतना अच्छी परफॉर्मेंस देना। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हसन अली की, और विकेट्स लेना इनको आता है, और बॉल का जो एक बॉल के साथ खेलना होता है ना, कि आप बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या रखेंगे, उसकी स्पीड क्या रखेंगे, किधर बैट्समैन को कहाँ पे खिलाना है, किस बैट्समैन की विकेट कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। और ये इस वजह से ये सक्सेस उनको मिली, और ख़ासकर इस PSL में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि वो इनके पास ये सारे आर्ट्स और सारे फ़न हैं। अब बात वो ये है कि अब इनकी वापसी बनती है पाकिस्तान टीम में, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं या खासकर सिलेक्टर्स हैं या थिंक टैंक है, वो आगे की सोच रहे हैं। वो सोच रहा है कि ऐसे बॉलर्स को ग्रूम किया जाए जिनका फ्यूचर और कुछ नए लड़कों को मौका दिया अगले जाए। 3, 4, 5 साल 6 साल पाकिस्तान के लिए वो खेल सके, तो उसमें इनका आना मुश्किल हो जाता है। फ़हीम अशरफ अभी भी बॉर्डर लाइन केस है, मैं अभी भी समझता हूं कि वो पाकिस्तान की टीम में बॉर्डर लाइन केस है, स्पेशली फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, कि वो आ भी सकते हैं और वो नहीं भी आ सकते, और आ सकते कहाँ पे हैं, जहाँ पे आपको मतलब ऐसी विकेट्स हों जिस तरह अब न्यूजीलैंड चले गए या न्यूजीलैंड की विकेट हो, इवन ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की, लेकिन वो कहीं और से भी आ सकते हैं। वहाँ चांस है।
और फिर इनके तलकात इतने ज्यादा हैं सर, वो उधर कि से भी आ सकते हैं ना? वहां से भी आ सकते नहीं हैं। मगर पता है सीमर फ्रेंडली कंडीशंस में इसलिए भी इनका केस बनता है। चले बॉलिंग तो अपनी तरफ, इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है उस तरह की सर्फेसेस के ऊपर। ये स्क्वायर ऑफ फहीम की बात कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं कंडीशंस में। तो अगर आप देखो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की नजरिए से तो फहीम की उस तरह की कंडीशंस में जगह बन सकती है। बट देन अगेन आप यूथ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपने अब्बास अफरीदी का नाम लिया, अभी कल उन्होंने एक बड़ी शानदार बैटिंग में भी आपको इनिंग्स कर दिखाई। देखिए मुझे जो उनकी चीजें पसंद है ना, वो तीनों चीजें भी कर सकते हैं। फील्डर अच्छे हैं, बैटिंग में छक्के वगैरह लगा सकते हैं, और बॉलिंग के अंदर वेरिएशन बॉलर बड़े अच्छे हैं। और T20 क्रिकेट में आपकी वेरिएशंस होना बड़ी जरूरी है। उनकी जो एक तरह से स्टॉक बॉल ही कह ले, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, वो काफी बैटर्स को आउट करती है। कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते आ रहे हैं। आई थिंक मैंने उनका ब्रेकडाउन देखा था तो 10 मैचेस में से 6 में से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। सो 6 आउट ऑफ 10 इज प्रीटी गुड इन T20 क्रिकेट। और मैंने ये नोट किया कि अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए ना, अब्बास अफरीदी रन्स बहुत ज्यादा कंसीड करते थे और विकेट्स लेते थे। रिसेंटली जो है ना, बारिंग ऑफ गेम्स, उन्होंने अपनी इकोनॉमी भी बेहतर कर ली है। वो फ्रूगल हो गए हैं ज्यादा, जो कि बहुत एक उनके लिए अच्छा केस साबित होता है। प्लस आपको यार एक नंबर 8 पे प्लेयर इस तरह का चाहिए जो अगर छक्के वगैरह लगा सके। आपको डेप्थ जरूरी चाहिए होती है बैटिंग में, ताकि सब ऊपर खुलकर खेले। अच्छा मोहित शाह साहब, वो बड़े जो हमारा 6-7 नंबर है, ये काफी देर से हम लग रहा है कि पाकिस्तान मिस कर रहा है इस चीज को, कि जैसे अब्दुल रज़ाक आते थे उस नंबर पर, वो आकर रन्स करते थे, या फिर शुएब मलिक कभी शुरू में वो नीचे वाले नंबरों पर खेला करते थे, बाद में वो 1-1 पोजीशन पर गए, और आपको तो सारा पता है। तो अभी हमारे पास हम ये जो स्लॉट है नंबर 6 की या नंबर 5 की कह लें या 7 की कह लें, तो अब्बास अफरीदी आपको नहीं लगता कि ये फिल करते हुए नजर आ रहे हैं उसको? थोड़ा ऊपर नहीं रख गया अब्बास को? हाँ। ये वो टिपिकल ऑलराउंडर बनना इनके लिए मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है। 8 पे लेकिन लेकिन एक ये होता है कि अब एक आध ओवर खेल के यानी कि ये उस कैटेगरी में फाल नहीं कर रहे। यार ये हिटर रहे हैं, अगर इन्हें 3-4 7-8 बॉल खेल के अब 25-30 रन बना लेते ठीक हैं, है। तो वो उस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। और उसमें बड़े अच्छे ये पोटेंशियल एक वो पाकिस्तान के लिए, जो आखिरी 1-2 ओवर में विकेट्स आपकी गिरी होती हैं, 1-2 ओवर रह जाते हैं, जिस तरह कल इन्होंने थोड़ा बहुत एग्जीबिशन किया, इस तरह का ये बना के तो रन्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है टोटल में वो कर सकते हैं। और उसमें वो पोटेंशियल इनमें बड़ा, और एज अ बॉलर मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है, कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके पास वेराइटी बहुत है। इनको बॉल को खींचना आता है, बॉल को तेज करना आता है, स्लो बाउंसर करना आता है, और अच्छा यार्कर भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उमर गुल से सीखे हुए हैं बिल्कुल ये। ऐसे ही है। तो वो उनका वो यॉर्कर तो वो उमर गुल से मास्टर थे अच्छा कोई करता नहीं था। तो मेरा ख्याल है और उनकी थोड़ी बहुत अगर शागिर्दी ये करते हैं तो और बेहतर और हो इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस आप ये देखें ना, फादर टाइम इज ऑन हिज साइड। वो इतने यंग हैं, अभी तो डेवलप और फर्दर होंगे। अगर वो यार 5 क्लिक्स, चलो 3-4 क्लिक्स ही ऐड कर देते अपनी पेस के अंदर भी, फिर सोचे कितना मुश्किल हो जाएगा स्लोअर वन को और रीड करना, अगर बाकी डिलीवरीज और फास्ट हो। 3D प्लेयर है, बड़े शानदार एक एसेट है। आपके पास वैसी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स कम होते हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मगर ये बॉलिंग ऑलराउंडर ही है, मैं एग्री करता हूं। हसन में क्या आपको लगता है कि उसने क्या इंप्रूव किया है? अभी वो ड्रॉप हुए थे, बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में वो ड्रॉप हुए थे ना, जब देखिए वो तो नई जगह performance बनती थी। खैर बट मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने हसन की गेम को इंप्रूव होते हुए देखा है बर्मिंघम में। ये वॉरिकशायर की तरफ से खेल रहे थे। एक तो इन्होंने वॉबल सीम पे थोड़ा काम किया, जो जिमी एंडरसन, और अगर आप और पीछे जाए तो मोहम्मद आसिफ ने वॉबल सीम इंट्रोड्यूस की थी, स्टुअर्ट क्लार्क ने पकड़ी, जिमी ने मास्टर कर दी। ठीक है, एक ऐसी डिलीवरी है जो इस वक्त दुनिया में हर जगह यूज हो रही है। अभी कल सैम कुक जो है एसएक्स के इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने लगे टेस्ट मैच में, वो भी वॉबल सीम एक्सपर्ट है। एक ये चीज हो सकती है इन्होंने ठीक किया। मगर वैसे अगर आप मुझसे टेक्निकल चीजों से बाहर बात करें ना, जी जी, जिम्मेदारी दी गई है उनको इस दफा कराची किंग्स में। आपको नजर आ रहे हैं कि वो डेविड वॉर्नर के साथ वाइस कप्तानी में बड़ा सीरियसली इस रोल को ले रहे हैं। एंड आई थिंक ही इज रिस्पॉन्डिंग रियली वेल टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो उनकी ना फायर नजर आ रही है आंखों में और बेली में, और वो एक उनके जनरल जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कंपेटिटर बनकर खेल रहे हैं, जो कि शायद डेविड वॉर्नर से चीज आई हो, क्योंकि वो खुद इस तरह के हैं, वो बड़े कंपेटिटर किस्म के इंसान है। आई थिंक कि इस तरह की एनवायरनमेंट के अंदर हसन अली ने फ्लरिश की है। अब अगेन मोइज भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि यार ऑब्वियसली थोड़ी उनकी एज हो गई हुई और वो वाली पेस नहीं रही, मगर आई मीन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म कर दिखाया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एंड मोर पावर टू हिम, ही इज अ वेरी क्रिटिकल। अब मैचेस की कुछ बात करते हैं जो अब आगे होने जा रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड अब मैच है, और दूसरा जो मैच है वो है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी अच्छा खेल रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत अच्छा खेल रही है, बल्कि बहुत अच्छा खेल रही है, सारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली है, और कोयटा ने तो कमाल ही कर दिया है। अब फाइनल कौन खेलेगा, फाइनल तक पहुंचना कैसे है, कौन सी टीम किसको हराए, कैसे हराए, ये सारे साइंस तो सामने आ चुकी है। लेकिन जो कल मुकाबला होने जा रहा है मोहित शाह साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, सर कोयटा टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले टॉप पर रही, फिर नीचे सेकंड पोजीशन पर, और ऑन ऑफ थोड़ा सा टॉप 1 के लिए उनका चलता रहा है। इस मैच में आपको कौन सी तगड़ी टीम नजर आ रही है, और क्यों, कैसे? क्वालिफायर 1
उसको क्वालिफायर 1 कहेंगे। जो विनर वुड गो स्ट्रेट अवे इनटू द फाइनल और लूजर के पास एक और चांस होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, जब ये चीजें खत्म हो जाती है ना, पूल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, स्ट्रेट अवे आप चले जाते हो जी, क्वालिफाई कर जाते हो प्लेऑफ्स के डेथ जोन में लिए। चले लेकिन वो टोटली वो डिफरेंट सिनेरियो चला जाता है। मतलब अब वो चीज नहीं है। अब आपका जो प्रेशर, जो पूल का प्रेशर होता है, वो आप कैरी करके प्लेऑफ्स में नहीं लाते हो, बल्कि यहाँ एक नया प्रेशर होता है। हर मैच ऐसा होता है कि वो बड़ा मुश्किल मैच होता है और ये समझ के खेलना होता है कि आज ही हमने आपने परफॉर्मेंस देनी है। ये नहीं है कि आज आपके 2 प्लेयर, आज ही टीम आपको बेस्ट सेलेक्ट करनी है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, पूल मैच में तो हम शफल कर सकते हैं कि एक कोई फ्रेंचाइज है, उसने इस प्लेयर को रेस्ट किया, उसको रेस्ट दिया, रिलैक्स होते हैं, चले दूसरा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ आपको बेस्ट टीम अवेलेबल टीम आपको खिलानी अनलेस एंड अनटिल कि देयर इज सम इंजरी प्रॉब्लम, वो अलग बात है। तो वो देखने वाली है कि कॉम्बिनेशन किसका क्या अच्छा बनता है दोनों टीमों में से। और जिस तरह फिर आपका एक लास्ट मैच का मोमेंटम है, दैट इज टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं जी, दैट मोमेंटम इज विद यूनाइटेड। अब वो यूनाइटेड वो मोमेंटम जो है कैरी करके प्लेऑफ में जा सकती है, क्वालिफायर 1 में जा सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। इसमें मैं किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि कौन सा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ फेवरेट खत्म हो जाता है। क्योंकि जो क्वालिफाई करके आता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी उसके अपोनेंट स्ट्रांग होते हैं। ऐसे है। तो दोनों टीमों में से जिसने अपनी स्ट्रेंथ को बेस्ट यूटिलाइज किया, अपनी वीकनेसेस को ज्यादा छुपा दिया वो ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो वो ही जीतेगी। इसलिए प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है। जब बेरम डिफरेंस क्या चीज क्रिएट करती है, हम चलो इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि दोनों टीमें आमने सामने हैं, डिफरेंस कौन सी ऐसी चीज है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि यार ये बॉलिंग, ये बैटिंग, ये कॉम्बिनेशन इनका अच्छा है, ये कैप्टन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर जाता है, क्या कर रहा है? इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं भी एग्री करूंगा, प्लेऑफ्स आर अ डिफरेंट बीस्ट ऑलटुगेदर। बट देन अगेन, अगर आप दोनों टीम्स को देखें, क्वेटा ने 2 दफा इस्लामाबाद को हराया ग्रुप स्टेजेस में, मगर क्वेटा ने इस्लामाबाद को हराया। टीमें पूरी बदल चुकी हैं, ये भी हम भूल नहीं सकते बात। अब क्वेटा के पास ये एक एडवांटेज है कि फिन एलन और राइली रूसो उन्होंने वापस बुला लिए, जो उनके फायदे में बात, और उनका टॉप 4 डिस्टर्ब नहीं हुआ। साउथ, फिन एलन, राइली रूसो, हसन नवाज। मगर अगर टॉप 4 में विकेटें गिर जाती हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं वो। थोड़ा सा एज में सिर्फ क्वेटा को इसलिए दूंगा क्योंकि दे वर अमेजिंग इन लाहौर, और उनका जो बॉलिंग अटैक है ना, पाउंड फॉर पाउंड मेरे हिसाब से पीएसएल में बेस्ट बॉलिंग अटैक है। खुरम शहजाद की लाहौर में परफॉर्मेंस शानदार, अनप्लेएबल थे। मोहम्मद आमिर भी बहुत अच्छा खेले। अबरार अहमद बेस्ट स्पिनर जा रहे हैं शायद पीएसएल के, वो और इमाद के दरमियान है ना पाकिस्तानी स्पिनर्स। उसके साथ आप देखें तो वसीम जूनियर, मैं काफी इंप्रेस्ड रहा हूं। लेट आई टीम में ही इज डन वेल, रिवर्स बड़ा जल्दी करते थे पिछले दिन बॉल को, और साथ फहीम अशरफ और साउथ शकील एक 2 विकेट आ जाते हैं। साउथ की कप्तानी भी अच्छी रही है। बट देन अगेन, ये हल्का सा मैं सिर्फ इसलिए इनको एज दे रहा हूं कि कैसी बॉलिंग अटैक ने लाहौर में परफॉर्म किया था, तो कंडीशन शायद उनको थोड़ा और सूट करती है यहाँ पे। बट देन अगेन, इसका मतलब ठीक है, वो हार सकते हैं। टॉप ऑर्डर फारिग हो गया तो वो हार जाएंगे। बट दोनों टीमों में ज्यादा नहीं है, देयर इज नॉट मच बिटवीन देम। क्वेटा के साथ ये है कि आफ्टर लूजिंग 2 गेम्स आउट ऑफ 3 उन्होंने 1 पॉइंट ड्रॉप किया। अब आप ये भी कह सकते हैं कभी ना कभी तो उन्होंने हारना है। कुछ ना कुछ तो होना ही है ना, आप इतना लंबा टूर्नामेंट खेलते हैं। आई फील लाइक जो पीछे हो गया सारा, उसको भूल जाना चाहिए। इन दोनों टीमों के कैप्टन्स की आई थिंक साउथ शकील हैज बीन द बेस्ट कैप्टन इन दिस पीएसएल, क्योंकि उनके पास देखिए इस्लामाबाद कितने अच्छा ड्राफ्ट हुआ था, उनकी टीम बनानी मुश्किल नहीं है। क्वेटा में अपने रिसोर्सेज मैनेज करना थोड़ा चैलेंज था, और साउथ ने बड़े शानदार तरीके से। अच्छा, शाह साहब, उन पर तनकीद भी हुई कि साउथ शकील पाकिस्तान टीम में तो T20 फॉर्मेट में पीसीबी ने उनको रखा हुआ, लेकिन वहां पर T20 टीम की एक पूरी फ्रेंचाइज की उनको कप्तानी सौंप दी हुई है। कैसी कप्तानी की उन्होंने? देखिए, कह लें कि शादाब खान वर्सेस साउथ शकील कप्तानी। मैं शायद समझता हूं कि देखें, शादाब खान की कप्तानी बेहतर है। वो वजह उसकी ये कि उनको एक तो कप्तान को अपने आप को सामने लाना पड़ता है। आप इस पीएसएल में देखें, कल का ही मैच उठा के देख लें, कप्तानी उसने अच्छी की, साथ उसने 4 विकेट्स लिए, साथ उसने अराउंड 40 रन, बड़े क्विक 40 रन भी बनाए। शादाब की बात कर रहा हूं। कप्तान को फ्रंट में आना पड़ता है, ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट के, उसको अपने प्लेयर्स को दिखाना पड़ता है। साउथ शकील बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खुद बड़े अच्छे हैं, कोशिश करते हैं कि वो एग्जाम्पल बने उनके लिए, लेकिन उनकी लिमिटेशंस बहुत हैं, ये भूलिएगा नहीं। उनकी जब आप स्ट्रोक प्ले देखते हैं ना, उसमें लिमिटेशंस हैं, वो हर बाल मार नहीं सकते।
वो हर जगह मार नहीं सकते। हाँ। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और T20 में स्पेशली ये चीजें बड़ा मैटर T20 में करती तो हैं। आपको हर जगह मारनी पड़ती है। वो अगर कोई इस तरह ऑर्थोडॉक्स किस्म की शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, या तो उनसे लगती नहीं है या आउट हो जाते हैं। नहीं वैसे एक उनका रैंप बुरा नहीं है वैसे, वो जो मारते हैं पीछे की तरफ, और आई एग्री वो T20 कोशिश करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। T20 क्रिकेटर तो वो उस लेवल के उस एलीट लेवल में प्लेयर नहीं है। आप नहीं बना सकते। बट इस्लामाबाद का एक ये भी प्लस पॉइंट जरूर मैं ये कहूंगा कि उनकी ये टीम जो है ना पहले भी जीती, और एक उनका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा नर्चरिंग है। वो प्लेयर्स को वो फ्रीडम देते हैं कि आप जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो जब वो चल जाती है सारी चीजें, तो फिर ये कंप्लीटली स्टीम रोल कर देते हैं नहीं, opposition उनकी team। मैनेजमेंट को तो दाद देनी Yes. पड़ेगी, जिस तरह से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड डे 1 से हम जब PSL जब से चल रहे हैं वो इस्लामाबाद उनका यूनाइटेड edge है। देखिए, ये भी That's बोलना why नहीं they चाहिए have कि to डिफेंडिंग चैंपियन है, एक उनका लेगेसी है। वो सबसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल दफा ऐसे है। 3 दफा वो जीते हुए PSL को, और उनका जो उनके खासकर हेल्स के आने के बाद उनका थोड़ा टॉप ऑर्डर और स्ट्रांग हुआ और है। strong हुआ। और हेल्स को जिस तरह कॉन्फिडेंस में जो कल खेल रहे थे, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी एक आध इनिंग और उन्होंने खेल ली तो फिर अपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत काफी क्यूरियस हूं जस्ट जाते जाते कि ये लाहौर की सरफेस पे कैसा फेयर करते हैं, बट इट्स अ डेटा सेंट्रिक टीम, मेथड बिहाइंड मैडनेस। अगर इस्लामाबाद आकर फिर से एक और टाइटल जीत जाती है, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहराम काजी हमारे साथ मौजूद रहे। मोहित शाह साहब सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमने बात किया पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। कल एक तगड़ा मुकाबला है, देखते हैं कि कौन जीतता है और अपने सफ़र को आगे बढ़ाता है, और किसके लिए फिर एक और चांस बाकी बचेगा कल के मैच के बाद। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।